हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया था। अब इस लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो सारे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला, थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, फोर्थ क्वेश्चन ये वाला, फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला है, सिक्स्थ ये वाला है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है। उसके बाद ये वाला तो मैं करवाऊंगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक आपने, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इनको नोट कर लो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। फिर बाद में मेरे साथ मैच करना कि आपके कितने आंसर्स हैं जो करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार आपने सभी क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की है। तो आपने पहले 7 क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मेरे साथ मैच करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टी की वैल्यू बतानी है आपको। तो आपको पता है क्या मैजिक स्क्वायर कैसे होता है हमारे पास? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, ये इस तरह से हम लिखते थे। ये इस तरह से हम क्या लगाते थे, एरो लगाते थे। अब हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते थे हम, उसके सामने कौन है, डी एस है, तो उसको नीचे ले आते थे, उसको हम नीचे ले आते थे। क्या एस की तरफ एरो है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब एक बार एस के साइड में क्या है, एच एट कॉन्स्टेंट पी, मतलब डेल एच एट कॉन्स्टेंट पी। और दूसरी बार एस के साइड में क्या है, यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल यू एट कॉन्स्टेंट बी। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी की दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी एंड डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट बी। तो मैच करो आपका कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। मेरे को दिखाई दे रहा है आपका पहला जो ऑप्शन है ये वही करेक्ट हो रहा है। तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखो, थर्ड ऑप्शन लग रहा है इस जैसा, बट यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे एक्चुअली में कांस्टेंट प्रेशर आएगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। आपको प्रेशर की वैल्यू पूछी है एंड इंट्रोपी की। हम फिर से वही बॉक्स बना लेंगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना है। अब आपको बतानी है पी की वैल्यू, ठीक है। अगर हमने पी की वैल्यू बतानी है तो पी के लिए हम सामने वाला लिखेंगे, उसके सामने कौन सा है, डीवी है, तो 2 बार क्या लिख लेंगे, डीवी लिख लेंगे। अब मुझे बताओ डीवी की तरफ एरो आ रहा है तो वैल्यूज किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। अब वी के एक साइड में क्या है, ए एट कॉन्स्टेंट टी, ए एट कॉन्स्टेंट टी। सिमिलरली वी की दूसरी तरफ क्या है, यू एट कॉन्स्टेंट एस, यहाँ पे यू एट कॉन्स्टेंट एस। तो देखो कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, डी ए वाई डी बी, ठीक है। ए वाली तो कोई वैल्यू दी नहीं है आपको, तो ये वाली मैच कर लो, यू बाई पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। ये वाला रिलेशन आप ध्यान से देखो, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बिकॉज यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस पी किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी आपका अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने ये वाले क्वेश्चन सही से किए होंगे और आपके करेक्ट आंसर आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमएसक्यू टाइप है, मतलब इसमें मोर देन वन ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली है क्या, हमारे मैक्सवेल रिलेशंस है। ये है क्या, हमारे मैक्सवेल रिलेशन है। इसमें से बताना आपको कौन कौन से मैक्सवेल जो रिलेशन है वो करेक्ट है। अब देखो मैं फिर से वही बक्सा बना लेता हूँ, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड ए गॉड ए यू, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। अब पहला जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, टी बाई वी, मतलब कहाँ से मूव किए हैं वो, यहाँ से मूव करे, टी वाई वी एंड पी वाई एस। तो देखें रिलेशन क्या बनेगा, डेल टी वाई डेल वी। अब तीसरा फैक्टर कॉन्स्टेंट होगा, इंट्रोपी इज इक्वल टू डेल पी वाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता चल रहा है, बट साइन ऊपर वाला बताता था,
पी की तरफ एरो आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। पी की तरफ एरो नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऊपर वाला बताता था, पी की तरफ एरो नहीं आ रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा करेक्ट रिलेशन नहीं है, ये फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा करेक्ट रिलेशन नहीं है। अब देखो हम सेकंड ऑप्शन मैच करते हैं। देखिए सेकंड में क्या लिया है, टी बाई पी लिया है एंड यहाँ से वी बाई एस लिया है। तो डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट, ठीक है, डेल टी बाई डेल पी लिया है तो कॉन्स्टेंट एस होगा, इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। अब साइन ऊपर वाला बताता है, टी की तरफ एरो है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, वी की तरफ भी एरो आ रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन में ऊपर वाला साइन बताता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये वाला रिलेशन करेक्टली होल्ड कर जाएगा। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी मैच करते हैं अब। ये ऑप्शन सी में देखो डेल एस बाई डेल बी दिया है एक बार एट कॉन्स्टेंट टी, और दूसरी बार डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी। तो अगर हम देखें डेल एस बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी। अब साइन ऊपर वाला बताता है, इंट्रोपी की तरफ साइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पी की तरफ भी एरो नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इसका भी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला आप चेक कर लेना, ये भी हमारा होल्ड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर थे हमारे, डेट इज ऑप्शन बी एंड सी, ये दोनों क्या थे हमारे करेक्ट आंसर थे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट्स का सही हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से बताना है आपको करेक्ट रिलेशन कौन सा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। तो इसके लिए हमें फिर से वही बनाना है, सत्य प्रकाश वेरी टाइड ए गॉड ए यू, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमने फिर से एरो लगाने हैं। अब हमने डी एच डी जी डी ए एज वेल एज डी यू इनकी वैल्यूज निकालनी सीखी हुई है। फिर डी एच के लिए हम क्या करते हैं, इनके साथ वाले देखते हैं, उनके साथ क्या लगा देते हैं, डी पी लगा देते हैं, तो यहाँ पे डी एच आ जाएगा। अब देखो पी के सामने क्या आ रहा है, वी आर है तो यहाँ पे वी डी पी लगा देंगे, और एस के सामने क्या आ रहा है, टी आर है तो यहाँ पे टी डी एस लगा देंगे। साइन कौन बताता था हमें, ये डेल वाली टर्म बताती है डी पी एंड डी एस। क्या डी पी की तरफ एरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, डी एस की तरफ भी एरो नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला रिलेशन वी डी पी प्लस टी डी एस, तो ये वाला रिलेशन हमारा होल्ड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे रिलेशन भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको सबकी ट्रिक बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होगा। मैंने फिर से वही बनाया, एस पी वी टी एच जी ए यू, ठीक है ना, मैंने फिर से वही बनाया। तो अब मुझे बतानी है वैल्यू किसकी, डी जी बाई डी पी, ठीक है। मुझे बताओ अगर नीचे पी आ रहा है, नीचे पी आया है तो हमने वी की वैल्यू निकाली होगी, तो हमारा आंसर या तो वी होगा या माइनस वी होगा। तो हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी की वैल्यू क्या आएगी, नीचे पी आ जाएगा और यहाँ पे भी नीचे पी आ जाएगा, दो बार इक्वल होते हैं। अब पी की तरफ एरो नहीं आ रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो मुझे बताओ पी की एक तरफ क्या है, एच एट कॉन्स्टेंट एस, और दूसरी तरफ क्या है, जी एट कॉन्स्टेंट टी। तो ये वाला रिलेशन तो होल्ड कर गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, कन्वर्ट 7.29 एटमोसफियर ml, ठीक है। एटमोसफियर ml को पहले हम लीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.29 इंटू 10⁻³ एटमोसफियर लीटर, ठीक है। एटमोसफियर लीटर के अंदर आ गया। अब जूल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 1 एटमोसफियर लीटर किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेट 101.3 जूल होता है, बट हम 100 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7.29 इंटू, ठीक है, 10⁻³ एटमोसफियर लीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर बच जाएगा हमारा, 0.729 जूल के अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो जो वैल्यू हमारे पास जूल में आई, जो आंसर हमारा जूल में आया, उसको आपने सिंपली 4.18 या 4.2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वो वाला आंसर हमारा किस में आ जाएगा, कैलोरी के अंदर आ जाएगा। आई थिंक इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है
बेशक वो लेक्चर कैडर है, मास्टर कैडर है, उसके अलावा मास्टर कैडर फिजिक्स है, ठीक है ना। तो तीनों जगह पे आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। अब मुझे बताओ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक फंक्शन में किसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। ये देखो इसका साइन का क्या मीनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा, मतलब आप गए कोई प्रोसेस है, ठीक है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पे तीसरे पे, तीसरे से फोर्थ पे, फोर्थ से फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आ गए, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पाथ फंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, जो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जो पाथ फंक्शन होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पे तो करते ही करते हैं, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो दोनों डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन भी स्टेट फंक्शन भी। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो पाथ फॉलोड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलोड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो पाथ फंक्शन होते हैं। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो जो पाथ फंक्शन होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल पे तो डिपेंड करती हैं, बट कैसे पाथ के थ्रू गए, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो स्टेट फंक्शंस होते हैं डेट इज वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी जो जर्नी, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपके लिए पाथ फंक्शन है, बट जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जो भी दुश्मन है, ठीक है, उनके लिए आप स्टेट फंक्शन हो, उनको क्या दिखेगा, आपका इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट जब आप सक्सेस हो जाओगे। उनको नहीं मतलब कि आपने बीच में कौन सा पाथ फॉलो किया, क्या आपने फेलियर सहे, क्या कुछ आपने स्ट्रगल किया, ठीक है। आपके जो एनिमीज होते हैं उनके लिए आप क्या हो, स्टेट फंक्शन हो, मतलब उनको इनिशियल पॉइंट से मीनिंग है कि आप पहले कुछ भी नहीं थे, फाइनल पॉइंट पे आपके पास कोई जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर, और जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ फॉलोड एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा तो उनके अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जो क्यू है, क्यू तो हमारे पास क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, तो पाथ फंक्शन के लिए तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी पाथ फंक्शन वर्क भी, तो ये वाले रिलेशन तो गलत है। बट डी यू इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, स्टेट फंक्शन होती है। तो इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो आप नोट कर लो, फॉर अ स्टेट फंक्शन साइक्लिक इंटीग्रल इज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल इज जीरो, ठीक है ना। और जो भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले चलो पहले आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब बता देता हूँ मैं। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर सकती है, वॉल्यूम के साथ भी। अब अगर इसका मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है वो कैसे लिखूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो मैं लिखूंगा डी यू, मतलब उसका क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू टी, पहले एक वेरिएबल के साथ करना है, दूसरा कांस्टेंट वी इनटू जिसके साथ डिफरेंशिएट किया डी टी, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी इनटू डी वी। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिख सकते हैं। अब देखो सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंथैल्पी, ठीक है। उसका आप लिख के देखना, जो इंथैल्पी है वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, मतलब जो इंथैल्पी है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ क्या करती है, वेरी करती है। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, डी एच इज इक्वल टू
चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या करेंगे, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। तो ये क्या होती है हमारे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। तो स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये वाले क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन ऑफ वर्क। ठीक है, आपको बताना है वर्क का साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। ठीक है ना, हमने दो केस डिस्कस किए थे, एक तो देखा था एक्सपेंशन, ठीक है, दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कंप्रेशन। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो एक्सपेंशन के केस में वर्क का साइन क्या होता है। एक्सपेंशन के केस में वर्क का साइन होता है नेगेटिव, एंड कंप्रेशन के केस में जो वर्क का साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हमने देखना है कि इस रिएक्शन में एक्सपेंशन हुआ एक्चुअल में या कंप्रेशन हुआ। मुझे बताओ वॉल्यूम का क्या ऑर्डर होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे बड़ा होता है, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो जैसे पहली रिएक्शन है हमारी, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल गैस का है, यहाँ पे 1 मोल इसका है, और 1 मोल ये वाली गैस का है। मतलब 1 मोल से हम 2 मोल गैस की तरफ गए। अब जैसे जैसे गैस के मोल्स बढ़ते हैं उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। एवोगैड्रो लॉ से मैंने आपको बता दिया था कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज का क्या मतलब है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन मैंने किया, बाकी दो आप ट्राई करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ठीक है, CaCO3 सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, आप 10th में पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सॉलिड को तो हम देखते नहीं है, ठीक है, सॉलिड से इनडायरेक्टली देखो गैस में जा रहे हैं हम, ठीक, गैस में जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क हमारा नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस डिस्कस करो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स है गैस के टोटल, ठीक है, एक नाइट्रोजन का एंड 3 हाइड्रोजन के, और जा कहाँ रहे हैं हम, 2 मोल अमोनिया पे। मतलब यहाँ पे मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंप्रेशन होगा। अगर कंप्रेशन होगा तो उस केस में क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, उस केस में वर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप का आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्क का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या कांट डिटरमाइन। ठीक है ना, तो ऐसे आपसे ऑप्शन देख के पूछ सकता है। आई थिंक ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी रिएक्शन को देख के हम वर्क का साइन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, जो नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, डेट इज वर्क डन फ्रॉम एरिया अंडर कर्व। अब देखो वर्क डन फ्रॉम एरिया अंडर कर्व का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डी, और हम लिमिट लगाते हैं V1 से V2। तो अगर आपको दिख रहा हो ये कौन सी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होती है उसका जो पर्पज़ ही होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व निकालना। एरिया अंडर कर्व हमारा निकालना। तो आपको कोई भी प्रोसेस दिया जाएगा साइक्लिक प्रोसेस, उसमें आपसे पूछ लेगा कि वर्क कितना हुआ, तो आप डायरेक्टली वो एरिया अंडर कर्व से निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको P वर्सेस V का कोई ग्राफ दिया जाए और आपको उसका ग्राफ ऐसे दे दिया और कुछ पॉइंट्स मेंशन करके दे देगा, तो जो एरिया अंडर कर्व होता है, ठीक है, जो कर्व है ये वाली, इसके अंडर का जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। और पीवी वर्क से हम एरिया कैसे निकालते हैं, बाय एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब देखो जैसे आपको कोई प्रोसेस दे दिया जाएगा ऐसे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, आपको कोई ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दे दिया जाएगा। तो अब देखो अगर आप इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपको पता होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आपको वर्क का साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव लेना है, जी साइन कन्वेंशन है। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको यूज़ करना है पॉजिटिव साइन वर्क। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ी सी क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मैं इसके आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखो हमें कोई प्रोसेस दिया है, ठीक है ना, हमें वर्क फाइंड आउट करना है। ये कोई प्रोसेस इस तरह से जा रहा है,
ये वर्क किस तरह से आ रहा है हमारा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं, वर्क हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, वर्क हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कौन सा है, हमें इस वाले प्रोसेस का निकालना पड़ेगा एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर आप देखो ध्यान से, ये वाला गैप भी कितना है, ये वाला गैप 4 लीटर के अंदर आ जाएगा, और ये वाला गैप भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास सर्कल है, ये एक्चुअल में सर्कल है, ठीक है, सर्कल का डायामीटर कितना बन रहा है, सर्कल का जो डायामीटर है वो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 यूनिट्स बन रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। और हमें पता है जो सर्कल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व, वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व के इक्वल आ जाएगा। अब एरिया कितना होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना है, 2 है, तो वर्क कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, डेट इज 4 आर आ जाएगा, सॉरी 4 पाई आ जाएगा। अब 4 पाई अगर आपने ऑप्शन में दिखा और डायरेक्ट टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज, तो वर्क क्या आएगा, -4 आएगा, -4 पाई क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, ठीक है, आपको ABCD के प्रोसेस के दौरान ये वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई प्रोसेस है, P वर्सेस V का ग्राफ दिया है, यहाँ पे आपको प्रेशर की वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। आप A से B गए, B से C गए, C से D गए एंड D से A गए, तो आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 मेथड है, दोनों से करवाता हूँ। टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक, पहले आपने वर्क किया A से B पे जाने पे, ठीक, फिर आप B से C गए, फिर आप C से D गए एंड फाइनली आप D से A गए, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा इसके अराउंड निकल सकता है। अब मुझे बताओ कौन कौन से प्रोसेस हैं जो, ठीक है, आपको पता है एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क हमेशा कितना होता है, 0 होता है। वर्क कितना होता है हमारा, 0 होता है, बिकॉज वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, -P एक्सटर्नल DB, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो जब भी हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होएगा तो DV 0 हो जाएगा, DV 0 हो जाएगा तो वर्क भी हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या मुझे बता सकते हो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो BC प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमारे पास BC के अराउंड एंड AD के अराउंड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब BC वाला वर्क भी 0 हो जाएगा एंड DA वाला वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट पे BC प्रोसेस में वॉल्यूम 7 लीटर है एंड DA वाले प्रोसेस में वॉल्यूम 2 लीटर है, मतलब फिक्स है, ठीक है। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क हमारा 0 हो जाएगा। अब हम A B C निकालना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1। अब इसके लिए, ठीक है, AB के लिए प्रेशर कितना है, 5 एटमोसफियर, क्या आपको दिखाई दे रहा है, AB के लिए प्रेशर कितना है, 5 एटमोसफियर। फाइनल वॉल्यूम कितना है, B पे कितना है, 7 लीटर, और इनिशियली कितना है हमारे पास, ठीक है, 2 लीटर। तो कितना आ जाएगा वर्क अलॉन्ग AB, -5 इंटू, ठीक है, 5 डेट इज -25 एटमोसफियर लीटर, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी 2 लीटर से 7 लीटर गए थे, तो एक्सपेंशन हुआ था, वर्क भी नेगेटिव आया। जब आप ऐसे सोच सकते थे हम, ठीक है, हम कौन सी डायरेक्शन में गए, क्लॉकवाइज में गए, तो भी वर्क नेगेटिव आया, ठीक है ना। तो अगर हम वर्क निकालें अलॉन्ग CD, ठीक है, C से D गए, तो हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, -P एक्सटर्नल V2 - V1, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट अब C से हम D गए हैं, तो प्रेशर कितना लेंगे, 7 एटमोसफियर, प्रेशर कितना लेंगे, -1 एटमोसफियर, -1 एटमोसफियर इंटू V2, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 7 लीटर। तो ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, 5 एटमोसफियर लीटर की इक्वल आ जाएगी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, -25 + 5 एटमोसफियर लीटर, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, 20 एटमोसफियर लीटर, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 20 एटमोसफियर लीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका होगा, बट हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व से निकाल सकते थे। क्या आप मुझे बता सकते हो ये हमारे पास क्या बन रही है एक, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ,
ठीक है। ये 2 लीटर है तो ये 7 लीटर है, तो ये कितनी बन जाएगी, 5 लीटर बन जाएगी ये वाली लेंथ। अगर ये वाला प्रेशर 5 एटमोसफियर है, ये वाला 1 एटमोसफियर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एटमोसफियर हो जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 लीटर मान लो, इंटू ब्रेड्थ मान लो 4 एटमोसफियर, तो कितना हो जाएगा 20 एटमोसफियर लीटर। ठीक है, वही तो हमने यहाँ से निकाला, वही हमने एरिया अंडर कर्व से निकाला। तो आप कोई भी अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर कर्व जो होता है, ठीक है, पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया अंडर कर्व होता है वो किसको बताता है, हमारा वर्क को बताता है। ठीक है ना, आप ये डायरेक्ट जो हमने सीखा है वो एग्जैक्ट अप्रोच है, ये वाला क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट अप्रोच है। बट हम एरिया अंडर कर्व से इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन कंटेनर प्रॉब्लम, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, कोई रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में हो रही है तो ओपन कंटेनर में कौन सी वैल्यू चेंज होगी, मोल्स चेंज होंगे, मोल्स चेंज होंगे ना। तो मोल्स चेंज के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, डेल्टा एन जी। ये डेल्टा एन जी का क्या मतलब होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, कौन से कंसीडर करने हैं, सिर्फ गैसेस मोल्स, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स के भी कौन से मोल्स कंसीडर करने हैं हमने, गैसेस मोल्स को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास हेबर्ट प्रोसेस की। तो इसका अगर हमने डेल्टा एन जी निकालना है तो प्रोडक्ट साइड टोटल मोल्स कितने हैं, 2 मोल अमोनिया है, तो प्रोडक्ट साइड 2, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, टोटल 4, 2 माइनस 4, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। आई थिंक आपको डेल्टा एन जी का मतलब समझ में आ गया होगा। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ये कंसिडर कौन से करने हैं, सिर्फ गैसियस मोल्स करने होते हैं हमें। अब मुझे बताओ, तो अब देखो इस केस में हम वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्क क्या होता है हमारे पास, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, मतलब वी टू क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, एंड वी वन क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, माइनस पी, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पी एक्सटर्नल को पी मान लेता हूँ, पी वी टू माइनस पी वी वन। ठीक है ना, अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर और आर तो कांस्टेंट होंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन टू आर टी, सॉरी एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है ना, मतलब पी वी टू माइनस पी वी वन को क्या लिख सकते हैं, एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, हमने आर टी तो ले लिया कॉमन। ठीक है, अगर हमने आर टी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, माइनस एन टू माइनस एन वन इंटू आर टी। तो फॉर्मूला क्या बच गया, तो फॉर्मूला क्या बच गया, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला क्या बच गया वर्क का, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है और ओपन कंटेनर प्रॉब्लम्स, और ओपन कंटेनर प्रॉब्लम्स जो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेट इज माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना, तो ये वाला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है ना, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेट का क्वेश्चन है ये वाला जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बट हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो देखो 2 मोल जिंक इज डिजॉल्व इन HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन इन द ओपन बेसल इज। अब देखो जिंक की रिएक्शन HCl के साथ, क्या आपने बचपन में पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल को हम, ठीक है, एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो जिंक प्लस HCl हमने किया तो हमें पता है ZnCl2 प्लस H2 गैस क्या हो जाती है इस केस में, रिलीज हो जाती है। क्या हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें थोड़ी सी मेहनत करके, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये रिएक्शन आप दिख रही होगी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रोजन टू क्लोरीन टू, ठीक है, रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। अब मुझे बताओ, जिंक तो सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है HCl। ठीक है, ZnCl2 कितना होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये सॉल्ट है, और ये क्या होती है, गैस। तो अगर हमें डायरेक्टली डेल्टा एन जी देखें तो हमें 2 दिखाई दे रहा होगा, बट उसने बोला 2 मोल्स के लिए। अगर जिंक का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, अगर जिंक के 2 मोल्स है तो हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स बनेंगे। तो डेल्टा एन जी इस केस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये आपको समझ आया, जिसको डेल्टा एन जी पता चल गया आगे क्वेश्चन ईजी था। ठीक है ना, तो वर्क का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस
2 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ये वाला फॉर्मूला याद करना है आपको कि ओपन कंटेनर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस डेल्टा NG/RT, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी तक मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करता हूँ हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले वर्क देखा, ठीक है। वर्क का हमने सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, वो था माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, V1 से V2 dV, ठीक है ना। तो ये वाला हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमने इसमें भी दो केस देखे थे, एक था रिवर्सिबल के लिए और दूसरा केस हमने डिस्कस किया था इरिवर्सिबल के लिए। ये दूसरा केस हमने डिस्कस किया था इरिवर्सिबल के लिए। जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो पी एक्सटर्नल को हम पी आइडल लिख सकते हैं। तो उस केस में हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज को ड्राइव किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हमने वर्क का क्या फार्मूला निकाला था, -2.303 nRT log V2/V1, ठीक है ना। ये वाला हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया था। उसके बाद इरिवर्सिबल के लिए तो हमने डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है, -P एक्सटर्नल P2 - V1, ठीक है ना। तो ये हमने वर्क के फार्मूलाज देखे। हमें साइन कन्वेंशन आती है, हमने FLOT देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। उसमें हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी चेंज है डेल्टा यू, वो किसके इक्वल होता है, Q + W। Q क्या होता है, हीट, एंड W क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है ना। और दोनों को हमने विद साइन पुट करना होता है, पुट वैल्यू विद साइन, ठीक है ना। उसके अलावा हमने मैक्सवेल रिलेशंस देखे थे। अब देखो, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखा, उसके वेरियस कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता था वो भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। और मेनली हमने वर्क कैलकुलेशन देखा था कि वर्क के कैलकुलेशन के लिए हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे आपसे इक्वेशन देख के वर्क का साइन पूछा जा सकता है, पहले टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको कोई कर्व दिया हो या कोई एरिया दिया हो तो हम एरिया अंडर कर्व से क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। इसके बेस पर हमने दो क्वेश्चंस किए, ठीक है। आई होप आपको इनको समझ आए होंगे। ये उसके बाद अगर ओपन कंटेनर प्रॉब्लम है तो उसके बेस्ड आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। FLOT को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमें सिंपल सी इक्वेशन पता होनी चाहिए, डेल्टा U = Q + W। मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, हीट प्लस वर्क के इक्वल होता है। अब देखो, मैंने आपको एक टर्म डिफाइन की थी जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या आपको याद है मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको करवाया था मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो जो हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट गिवन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और इसका मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CM से। तो CM का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कितनी हीट दी ओवर डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, डिवाइड बाय N, ठीक है, क्योंकि हम मोल्स के लिए निकालते थे। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है। तो ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था। ये पहला जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आ सब्सटेंस, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपके 1, ठीक है, इन्फिनाइट, 0, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं कि मेल्टिंग के दौरान हमारे पास कितना हीट कैपेसिटी होता है किसी चीज़ का। अब मुझे बताओ, कोई चीज़ मेल्ट कब होती है, कब होती है, मेल्ट हर एक चीज़ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होती है। मेल्ट कब होती है कोई चीज़, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे अगर सपोज करो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक 1200 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा आयरन मेल्टिंग स्टार्ट भी नहीं करेगा। जब वो 1200 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम कंटिन्यूस गर्म करते रहेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तभी वो क्या होगा, मेल्ट होगा। मतलब जो मेल्टिंग होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होगा
तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में सी एम मतलब हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू ओवर एन इंटू 0, मतलब जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी हो जाती है, इन्फानाइट हो जाती है। तो कोई भी हीट कैपेसिटी है ड्यूरिंग मेल्टिंग कितनी हो जाती है, इन्फानाइट होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज जो मेल्टिंग है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होगी तो टेम्परेचर चेंज 0 हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या होता है हमारे पास, इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब जो हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास, ठीक है, जो हीट कैपेसिटीज होती है जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना, वो सारी क्या होती हैं, मटीरियल डिपेंडेंट होती हैं, मटीरियल डिपेंडेंट होती हैं एज वेल एज प्रोसेस डिपेंडेंट होती हैं। फिर मटीरियल डिपेंडेंट होती है एंड प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। मटीरियल डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि सॉलिड के लिए अलग हीट कैपेसिटी होगी, लिक्विड्स के लिए अलग होगी एंड गैसेस के लिए क्या होगी, अलग होगी हीट कैपेसिटी। उसके अलावा प्रोसेस डिपेंडिंग मतलब जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करवा रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करवा रहे हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है सी एम, वो दो तरह की होती है। एक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम हीट सप्लाई करते हैं, क्या मीनिंग है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। जब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी एम, तो क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, साथ में क्या लगा देंगे, कॉमा वी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दूसरी जो टर्म हम डिफाइन करते हैं डेट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे सी एम वी पी से, ठीक है ना। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अब ये टर्म्स पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सी वी एम दो तरह का होता है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है। एक होती है सी एम बी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है सी एम पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हमारे पास अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क भी 0 हो जाता है, आपको पता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। क्यू भी कौन सा, क्यू गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो भी हम हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, दोबारा से समझो, जो भी हम हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वो वो क्या होती है एक्चुअल में, उसका इंटरनल एनर्जी होती है। और इसको मार लो आप स्टार मार्क, ठीक है ना। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है, ऑलरेडी पूछ चुका है लेक्चर कैडर में, मास्टर कैडर में भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, जो भी हम हीट एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। अब मुझे बताओ, जो हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था सी एम बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओवर एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला था हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी का, बस मैंने यहाँ पे क्यू की जगह क्यू एट कांस्टेंट वी कर दिया, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। मतलब क्या है बेसिकली, जैसे ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, कंटेनर को हमने लॉक कर दिया, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया, मतलब ऊपर से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको जो हीट दे रहे हैं उससे उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा टी से। तो जो हम हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, सी वी एम इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी। अब क्यू वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा यू ओवर एन डेल्टा टी। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, सी एम बी। तो यहाँ पे डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एन सी वी एम डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
या तो आपने ऐसे पढ़ा होगा डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ठीक है ना, डी यू इज इक्वल टू एन सी बी डी टी, ठीक है। या आपने ऐसा पढ़ा होगा डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी, ठीक है। सी वी का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कई बुक्स में सी वी एम रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई में डायरेक्टली सी वी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है, बट ये वाला फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि डी यू का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। आपको अभी के लिए पक्का याद करना है कि डी यू किसके इक्वल होता है, एन सी वी डी टी, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काफ़ी टाइम। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, एन सी वी के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पर कर लो स्टार मार्क, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ठीक है ना। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके साथ चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज अ टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। मतलब जो किसी आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो हमने फार्मूलाज के ऊपर से भी ये वेरीफाई कर लिया। अब मुझे बताओ, ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना सिखाया था, मैंने आपको बताया था जो यू होता है वो फंक्शन होता है टी एंड वी का, मतलब वो टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है एंड वॉल्यूम के साथ भी। तो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, डी यू इज इक्वल टू डी यू का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होता है, एन सी वी होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। अब इस इक्वेशन का मीनिंग समझो ध्यान से। हमें ये बात तो पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एन सी वी डी टी, ये हमें पता है। बट क्या इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ वेरी करती है, ठीक है, क्या इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ वेरी करती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है मास्टर कैडर के। बेसिकली इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से सॉल्व करते हैं, एक होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, उससे हम सॉल्व करते हैं। बट मैं इसकी आपको वैल्यू यूज याद करवाऊंगा, ठीक है। आपकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेक्चर कैडर वालों को मैं करवाऊंगा, बट मास्टर कैडर के लिए आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर हम वैल्यू देखें डी यू बाई डी बी एट कॉन्स्टेंट टी, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम आइडल गैस के लिए देखेंगे, आइडल गैस के लिए देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, जीरो। इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। ये आइडल गैस की बात की। बट अगर वॉन्डरवाल के लिए, मतलब फॉर वॉन्डरवाल इक्वेशन, फॉर वॉन्डरवाल इक्वेशन, ये वॉन्डरवाल इक्वेशन क्या होती है हमारी, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसके लिए ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होती, और इसकी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा आपको, बट याद करनी है आपको वैल्यू, बहुत ही आसान है। इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, जो आपने रियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाला फैक्टर होता है ना, यहाँ पे कौन सा होता है, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। तो यही वाली वैल्यू आ जाती है, ये क्या आ जाती है, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। तो आप इसको पूरी कर लो, एन स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एन स्क्वायर ए ओवर वी स्क्वायर। मतलब जो रियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो, ठीक है ना, आपके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, देखो हमारे पास जो यू होता है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो हमने इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखी तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डी यू का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू टी प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। ये हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना आ गया। अब देखो ये वाली वैल्यू हमें पता है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी किसके इक्वल होता है, एन सी वी के इक्वल होता है, एन सी वी डी टी बन जाएगा प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। हमें पता चल गया
कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, क्या वो प्रेशर के साथ, सॉरी, क्या वो वॉल्यूम के साथ भी वेरी करती है? तो वही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। तो जब हमने मैथमेटिक्स लगाई और इसकी वैल्यू निकाली फॉर आइडल गैस, या अगर हमने आइडल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 0। मतलब आइडल गैस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू एन सी बी डायरेक्टली। मतलब आइडल गैस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आइडल गैस जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बट अगर हमने रियल गैस के लिए फॉर वॉन्डरवाल गैस, और वॉन्डरवाल गैस, ठीक है, तो अगर हम वॉन्डरवाल गैस के लिए देखें तो हमने डी यू बाई डी वी मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निकाला, तो वो आई हमारे पास ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर। मतलब जो वॉन्डरवाल गैस की वैल्यू है, ठीक है, वॉन्डरवाल इक्वेशन के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर वॉन्डरवाल गैस, फॉर वॉन्डरवाल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड बोथ ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, आई थिंक ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा कि ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, उसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ना पड़ता है, बट वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बट आपको ये वाली वैल्यू जरूर याद करनी है वॉन्डरवाल के लिए। ठीक है, आइडल के लिए तो कितनी होती है, 0 होती है। आइडल वाला तो कई बार आपसे पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लोअर लेवल एग्जाम में आइडल गैस के लिए पूछ लेता है, बट वॉन्डरवाल के लिए आपके ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में ही पूछेगा। बट आपको डेफिनेटली ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको इंटरनल एनर्जी का आइडिया हो चुका होगा कि इंटरनल एनर्जी को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको हम बोलते हैं इंथैल्पी। ठीक है ना, तो वो भी हम देखेंगे इंथैल्पी क्या होती है। तो थोड़ा बहुत आप एडवांस वाला थर्मोडायनेमिक्स समझने की कोशिश करना कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होती है। ठीक है, ये सब टॉपिक अगर आप डिस्कस करोगे तो आपसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, बाकी 11th-12th में जो करवाया जाता है वो बहुत ही बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होती है। बट आपका एग्जाम एडवांस हो रहा है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते चलना है जो भी हमारे ग्रेजुएशन बेस्ड भी है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वॉन्डरवाल गैस के लिए भी करवाऊंगा एंड आइडल गैस के लिए भी करवाऊंगा। ये वॉन्डरवाल के लिए मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा बट उसकी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, डेरिवेशन से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चैप्टर, तो मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड वे में करना चाहता हूँ। तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक अभी तक तो क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, ये वाले चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत है। ठीक है, अभी तो इंट्रोपी आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी आएगी, तो हमें और भी फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। इसलिए आप फार्मूलाज की बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, जो भी आपके पास बुक है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा। आई होप आपको इस लेक्चर में क्लियरिटी आया होगा कि इंटरनल एनर्जी को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।